नेल्स पर वाइट स्पॉट्स होना, इरेक्शन में प्रॉब्लम आना, अधिक नमक या अधिक शुगर खाने का मन करना, मिट्टी खाने का मन करना, कमर दर्द में आराम ना आना, टांगों में दर्द रहना, यह सभी साइंस हैं कि आपकी बॉडी में कुछ ज़रूरी न्यूट्रिएंट्स की कमी है। आज हम ऐसे ही 23 साइंस के बारे में बात करेंगे। इस वीडियो को देखने के बाद आप अपनी बॉडी में अपने किसी फ्रेंड या रिलेटिव को अगर कोई न्यूट्रिएंट डेफिशिएंसी है तो आप उसको दूर करने में उसकी मदद कर पाएंगे। तो चलिए सबसे पहले देखते हैं कि न्यूट्रिएंट डेफिशिएंसीज होती क्यों हैं। इसके 3 बड़े कारण हैं जिनको डिटेल में समझना जरूरी है। नंबर 1 इज़ पुअर गट हेल्थ। अगर आपकी गट डैमेज हो चुकी है, आप जितना मर्जी हेल्दी खाना खा लें, आपकी बॉडी उसको अब्जॉर्ब नहीं करेगी। इस कंडीशन को मल अब्जॉर्प्शन कहते हैं, जो एक डाइजेस्टिव बैरियर क्रिएट करती है। यह प्रॉब्लम उन लोगों में और ज़्यादा होती है जिनका गॉल ब्लैडर रिमूव हो चुका है या जिनमें बाइल एसिड्स की कमी होती है। बाइल एसिड फैट सॉल्युबल विटामिन जैसे कि विटामिन ए, विटामिन डी, विटामिन ई और विटामिन के को अब्जॉर्ब करने के लिए ज़रूरी होते हैं। अगर यह विटामिन एब्जॉर्ब नहीं हो रहे तो आपकी बोन्स, स्किन, इम्यूनिटी और सारी बॉडी पर बुरा असर पड़ता है। नंबर 2 है लो न्यूट्रिएंट फूड। अगर आप न्यूट्रिएंट डेंस फूड नहीं ले रहे हो, जहाँ जो आप खाना खा रहे हो उनमें न्यूट्रिएंट्स की कमी है, तो आपकी बॉडी में डेफिशिएंसी होने लगेगी। आजकल एक बड़ी प्रॉब्लम ये है कि सॉइल्स की क्वालिटी बहुत पुअर हो गई है। फार्मर्स जो क्रॉप उगा रहे हैं उसमें वो मिनरल्स और न्यूट्रिएंट्स नहीं हैं जो पहले होते थे। आपको बाहर से देखने में एक अच्छा फल, अच्छी सब्जी मिल सकती है, लेकिन उसका टेस्ट अच्छा नहीं होगा, क्योंकि जो फ्लेवर केमिकल्स होते हैं और न्यूट्रिएंट डेंसिटी आपस में कनेक्टेड होते हैं। इसलिए लोग प्रोसेस्ड फूड की तरफ अट्रैक्ट होते हैं, क्योंकि उसमें आर्टिफिशियल फ्लेवर्स होते हैं। नंबर 3 है एक्सेस इनटेक ऑफ प्रोसेस्ड फूड्स एंड शुगर्स। प्रोसेस्ड फूड्स और शुगर सिर्फ आपकी बॉडी को न्यूट्रिएंट से डिप्राइव नहीं करते, बल्कि आपकी बॉडी में ऑलरेडी स्टोर्ड विटामिन्स और मिनरल्स को भी डिप्लीट कर देते हैं। ज़्यादा शुगर लेने से विटामिन बी, मैग्नीशियम और जिंक जैसे एसेंशियल न्यूट्रिएंट्स कम होने लगते हैं, जो आपकी एनर्जी, ब्रेन फंक्शन और इम्यून सिस्टम के लिए बहुत ज़रूरी होते हैं। तो अगर आप हमेशा एनर्जी लो फील करते हैं, क्रेविंग्स बहुत होती हैं, या फिर स्किन और हेयर इश्यूज को फेस कर रहे हैं, तो हो सकता है कि आपको इन्हीं डेफिशिएंसीज का सामना करना पड़ रहा हो। तो चलिए अब देखते हैं 23 इंपॉर्टेंट साइंस को जो बताएंगे कि आपकी बॉडी में किस न्यूट्रिएंट की कमी है। अगर आपके नेल्स पर छोटे छोटे सफ़ेद स्पॉट्स हैं तो इसका क्या मतलब है? यह एक जिंक डेफिशिएंसी का साइन हो सकता है, लेकिन सिर्फ जिंक की कमी नहीं बल्कि आपकी डाइट में ज़्यादा शुगर होने का रिजल्ट भी हो सकता है। अगर आप ज़्यादा शुगर या रिफाइंड कार्बोहाइड्रेट्स कंज्यूम करते हैं, जैसे कि पेस्ट्रीज, केक, वाइट ब्रेड या शुगरी ड्रिंक्स, यह आपकी बॉडी से जिंक को डिप्लीट कर देते हैं। जिंक एक ऐसा मिनरल है जो इम्यून सिस्टम, स्किन हेल्थ और नेल ग्रोथ के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। अब मान लीजिए आपने 2-3 महीने एक बर्थडे सेलिब्रेशन अटेंड की, जिसमें आपने काफ़ी सारा केक, बहुत सारा कोल्ड ड्रिंक और भी बहुत सारी शुगरी चीज़ें कंज्यूम की, तो वो एक्सेसिव शुगर आपकी बॉडी से जिंक को कम कर देगी। उसका इफ़ेक्ट आपको तब नहीं दिखता, लेकिन आज जो वाइट स्पॉट आपके नेल पर दिख रहा है वो उसी की वजह से है। तो इसका सोल्यूशन क्या है? आपके पास 2 ऑप्शंस हैं। नंबर 1 है शुगर कंज्यूम करना कम करें। अगर आप प्रोसेस्ड फूड और रिफाइंड शुगर को अवॉइड करें तो आपकी बॉडी नेचुरली जिंक को मेंटेन करने लगेगी। नंबर 2 है डाइट और सप्लीमेंट से जिंक लें। आप पंपकिन सीड्स, कैश्यूज, स्पिनच, पनीर, एग्स और सी फूड जैसी जिंक रिच फूड्स अपनी डाइट में ऐड कर सकते हैं। अगर ज़रूरत हो तो जिंक सप्लीमेंट भी ले सकते हैं। तो अगली बार अगर आप अपने नेल्स पर वाइट स्पॉट देखें तो समझ जाएं कि 2-3 महीने पहले आपकी बॉडी ने क्या एक्सपीरियंस किया है। नंबर 2 है ऑयली स्किन। अगर आपकी स्किन बहुत ज़्यादा चिपचिपी है और बहुत ज़्यादा ऑयल सक्रीट करती है तो इसका सीधा कनेक्शन आपके सेबेशियस ग्लैंड से है। ये ग्लैंड सीबम नाम का एक नेचुरल ऑयल बनाते हैं जो स्किन को मॉइस्चराइज रखने में मदद करता है। लेकिन जब सीबम ज़रूरत से ज़्यादा बनने लगता है तो स्किन एक्सेसिवली ऑयली दिखने लगती है और आपको पिंपल्स, एक्नी, ब्लैक हेड जैसी समस्याएं शुरू हो जाती हैं। ऑयली स्किन का असली कारण क्या है? इसका रूट कॉज है एंड्रोजन का इम्बैलेंस। एंड्रोजन एक मेल हार्मोन है। यह आपके सेबेशियस ग्लैंड को ज़्यादा तेल प्रोड्यूस करने के लिए ट्रिगर कर सकता है। अगर बॉडी में एंड्रोजन लेवल बढ़ जाता है तो स्किन
ज़रूरत से ज़्यादा ऑयली हो जाती है। तो इसका सोल्यूशन क्या है? इसमें भी जिंक आपकी मदद कर सकता है। जिंक एक बहुत ज़रूरी ट्रेस मिनरल है जो एंड्रोजन्स को बैलेंस करने में मदद करता है। जिंक सेबेशियस ग्लैंड की ओवर एक्टिविटी को कंट्रोल करता है, जिससे ऑयल प्रोडक्शन कम होता है और स्किन बैलेंस दिखती है। फीमेल्स में ऑयली स्किन PCOS से कनेक्टेड हो सकती है। अगर आप एक लड़की हैं और आपकी स्किन बहुत ज़्यादा ऑयली रहती है तो PCOS भी इसका कारण हो सकता है। PCOS यानी कि पॉलीसिस्टिक ओवेरियन सिंड्रोम तब होता है जब बॉडी में इंसुलिन रेजिस्टेंस बढ़ जाता है, जो कि हाई कार्बोहाइड्रेट्स और शुगर की वजह से हो सकता है। ज़्यादा इंसुलिन एंड्रोजन के ओवर प्रोडक्शन को ट्रिगर करती है, जिससे ऑयली स्किन, एक्नी और हेयर फॉल जैसी समस्याएं होने लगती हैं। अब ऑयली स्किन को कंट्रोल कैसे करें? इसके लिए आप जिंक रिच फूड्स ले सकते हैं, जैसे कि पंपकिन सीड्स, कैश्यूज, एलमंड्स और स्पिनच को अपनी डाइट में शामिल करें। शुगर और हाई कार्ब फूड को कम करें ताकि इंसुलिन का लेवल स्टेबल रहे। हाइड्रेशन को मेंटेन करें ताकि बॉडी डिटॉक्स हो और एक्स्ट्रा ऑयल प्रोडक्शन को कंट्रोल में करें। नंबर 3 है मुंह के कोनों पर क्रैक्स आना या एड़ियों का फटना। अगर आपके भी मुंह के कोनों पर क्रैक्स आ गए हैं या एड़ियां बहुत ज़्यादा फट रही हैं तो इसे सिर्फ ड्राइनेस समझकर नज़रअंदाज ना करें। यह विटामिन B2 या विटामिन B3 की कमी की निशानी हो सकती है। विटामिन B2 यानी कि राइबोफ्लेविन और विटामिन B3 यानी कि नाइसिन की कमी होने पर स्किन में छोटे छोटे फिशर्स या दरारें आने लगती हैं। इन विटामिन की सही मात्रा स्किन को मॉइस्चराइज्ड और हेल्दी बनाए रखती है। अगर बॉडी में B विटामिन की कमी हो जाती है तो स्किन रिपेयर प्रोसेस स्लो हो जाता है, जिससे क्रैक्ड लिप्स, पीलिंग ऑफ स्किन और रफ हील्स जैसी प्रॉब्लम शुरू हो जाती हैं। सर्दियों में ये प्रॉब्लम ज़्यादा दिखने को मिलती है। इसके भी कुछ कारण हैं। सनलाइट कम मिलने की वजह से विटामिन D की कमी हो जाती है। विटामिन D हमारे गट में मौजूद गुड बैक्टीरिया को न्यूरिश करता है और यह B विटामिन बनाने में मदद करते हैं। जब गट माइक्रोब्स कमज़ोर हो जाते हैं तो विटामिन B2 और B3 की कमी हो जाती है, जिससे स्किन इश्यूज बढ़ जाते हैं। इसका आसान और नेचुरल समाधान क्या है? विटामिन B2 और B3 रिच फूड्स खाएं, जिनमें न्यूट्रिशनल यीस्ट, एग्स, डेयरी प्रोडक्ट्स, लीफी ग्रीन्स और नट्स को अपनी डाइट में शामिल कर सकते हैं। विटामिन D की कमी दूर करें। रोज़ सुबह 20 से 30 मिनट तक धूप में बैठें। ज़रूरत हो तो विटामिन D का सप्लीमेंट लें। हाइड्रेशन को मेंटेन करें। स्किन को हाइड्रेट रखने के लिए दिन भर अच्छी मात्रा में पानी पिएं। प्रोबायोटिक्स को डाइट में जोड़ें। कर्ड, फर्मेंटेड फूड्स। प्रोबायोटिक लेने से गट बैक्टीरिया मजबूत होते हैं, जिससे B विटामिन की प्रोडक्शन सही बनी रहती है। नंबर 4 है फ्लेकी या रफ स्किन। अगर आपकी स्किन भी ड्राई और फ्लेकी हो रही है, आपके नोज़ और फोरहेड पर पीलिंग हो रही है, तो यह भी सिर्फ ड्राइनेस की वजह से नहीं है। इसका असल कारण है ओमेगा 3 फैटी एसिड्स की कमी। फ्लेकी स्किन होती क्यों है? आपकी बॉडी को ओमेगा 3 और ओमेगा 6 दोनों फैटी एसिड्स की ज़रूरत होती है, लेकिन इनका बैलेंस बनाना बहुत ज़रूरी है। ज़्यादातर लोग अपनी डाइट में ओमेगा 6 फैटी एसिड बहुत ज़्यादा कंज्यूम करते हैं, जैसे कि फ्राइड फूड्स, प्रोसेस्ड ऑयल, पीनट बटर और चिकन जैसी फूड आइटम्स को ज़्यादा कंज्यूम करते हैं, जिससे ओमेगा 3 की कमी हो जाती है। जब ओमेगा 3 कम हो जाता है तो स्किन ड्राई, फ्लेकी और इरिटेटेड रहने लगती है। खासकर नोज़, फोरहेड और आईब्रोज के पास छोटे छोटे वाइट स्पॉट्स दिखने लगते हैं। फ्लेकी स्किन को ठीक करने के लिए आप क्या कर सकते हैं? ओमेगा 6 फैटी एसिड वाली जो फूड आइटम हैं उनको कम करें, जिनमें नट्स, पीनट बटर, फ्राइड फूड, रेस्टोरेंट फूड और फास्ट फूड है, इनसे आपको बचना है। रिफाइंड ऑयल जैसे कि सोयाबीन ऑयल, कॉर्न ऑयल और कॉटन सीड ऑयल को भी आपको अवॉइड करना है। दूसरे नंबर पर आप ओमेगा 3 रिच फूड अपनी डाइट में शामिल करें, जिनमें फैटी फिश, सैल्मन और सार्डिन्स आप इंक्लूड कर सकते हैं। ओमेगा 3 एनरिच्ड एग ले सकते हैं। एवोकाडोज, फ्लैक्सीड और वॉलनट को अपनी डाइट में शामिल करें। कॉड लिवर ऑयल सबसे ज़्यादा बेनिफिशियल है क्योंकि इसमें ओमेगा 3 और विटामिन D दोनों होते हैं, जो कि स्किन के लिए बहुत फ़ायदेमंद है। नंबर 5, अगर आपकी आंखों का जो वाइट एरिया है वो पीला दिख रहा है तो ये जॉन्डिस की निशानी हो सकता है। इसका सीधा संबंध लिवर और गॉल ब्लैडर से होता है। दरअसल जब रेड ब्लड सेल्स टूटते हैं तो उनमें से एक बाई प्रोडक्ट या वेस्ट प्रोडक्ट निकलता है, जिसका रंग पीला होता है। यह बाई प्रोडक्ट लिवर के जरिए बॉडी से बाहर निकलता है, लेकिन अगर किसी के लिवर या गॉल ब्लैडर में कोई ब्लॉकेज हो जाए तो यह शरीर में ही जमा होने लगता है, जिसकी वजह से आंखें और स्किन पीली दिखने लगती हैं। इसका एक और बड़ा कारण बाइल सॉल्ट्स की कमी भी हो सकती है। बाइल सॉल्ट्स लिवर और बाइल डक्ट में फ्लो बनाए रखते हैं, जिससे टॉक्सिन सही तरीके से बाहर निकल सकें। अगर शरीर में बाइल की कमी हो जाए तो कोलेस्ट्रॉल और अन्य वेस्ट मटेरियल इकट्ठे होने लगते हैं,
जिससे यह समस्या और बढ़ जाती है। तो इसका सलूशन क्या है? अगर आपकी समस्या बहुत ज़्यादा गंभीर नहीं है तो प्यूरिफाइड बाइल सॉल्ट्स आपकी मदद कर सकते हैं। यह एक तरह से ड्रेनेज सिस्टम को खोलने का काम करते हैं, जिससे लिवर और गॉल ब्लैडर ठीक से काम कर सके और रेड ब्लड सेल्स के बाई प्रोडक्ट शरीर से बाहर निकल जाएं। नंबर 6 है क्रोनिक कफ। अगर आपको लंबे समय से थोड़ी थोड़ी खांसी आ रही है और उसका सही कारण पता नहीं चल रहा, तो इसके पीछे कैल्शियम की कमी हो सकती है। आपने बिल्कुल सही सुना, कैल्शियम सिर्फ हड्डियों के लिए नहीं बल्कि आपकी इम्यूनिटी और मसल रिलैक्सेशन के लिए भी जरूरी है। रात में थोड़ा सा कैल्शियम लेना इस तरह से लगातार बनी रहने वाली खांसी के लिए काफ़ी फायदेमंद हो सकता है। कैल्शियम ना सिर्फ इम्यून सिस्टम को मजबूत करता है बल्कि गले और वोकल कॉर्ड्स को भी रिलैक्स करता है, ठीक वैसे ही जैसे पैरों में क्रैम्प्स कम करने में मदद करता है। इस खांसी का बड़ा कारण लैरेंजियल स्पैज़म हो सकता है, जिसमें गले के अंदर मसल्स टाइट हो जाते हैं, जिससे लगातार खांसने की समस्या बनी रहती है। लेकिन अगर आप कैल्शियम सप्लीमेंट खासकर सोने से पहले लेते हैं तो इस स्पाज़म में कमी होती है और आपके गले को आराम मिलता है। इसके लिए आप कैल्शियम लैक्टेट को ट्राई कर सकते हैं। कैल्शियम कार्बोनेट इसमें ज़्यादा इफेक्टिव नहीं है और डोज भी आपको सिर्फ 200 मिलीग्राम सोने से पहले लेनी है। इसको ट्राई करें और देखें आपकी खांसी में कितना फ़र्क आता है। नंबर 7 है ब्लीडिंग गम्स। अगर आपके मसूड़ों से खून आता है या फिर वो लाल और सूजे हुए दिखते हैं तो यह विटामिन सी की कमी का संकेत हो सकता है। इसे सब क्लिनिकल स्कर्वी भी कहा जाता है, जो शरीर में विटामिन सी की कमी की निशानी है। अब विटामिन सी कॉम्प्लेक्स के कई हिस्से होते हैं, उनमें एक इम्पॉर्टेंट पार्ट है बायोफ्लेविनॉइड्स। इसका मेन काम है वेस्कुलर परमिएबिलिटी यानी कि ब्लड वेसल्स को मजबूत बनाए रखना। अगर शरीर में इसकी कमी हो जाती है तो आपकी छोटी ब्लड वेसल्स, जिनको हम कैपिलरीज कहते हैं, कमज़ोर हो जाती हैं और उनसे खून लीक होने लगता है, जिससे मसूड़ों में खून आना, नाक से खून बहना जैसी समस्याएं हो सकती हैं। इसके लिए आप अपनी डाइट में हरी पत्तेदार सब्जियों को ज़्यादा इंक्लूड करें क्योंकि ये विटामिन सी से भरपूर होती हैं। शुगर को अपनी डाइट में कम करें क्योंकि शुगर की केमिस्ट्री विटामिन सी से मिलती जुलती होती है और शरीर हमेशा शुगर को ही अब्जॉर्ब करता है, जिससे विटामिन सी सही तरीके से अब्जॉर्ब नहीं हो पाता। नंबर 8 है नाइट विजन का वीक होना। अगर आपको कम रोशनी में चीज़ें ठीक से दिखाई नहीं देती, बारिश में गाड़ी चलाने में दिक्कत आती है, तो इसका मतलब है कि आपके विज़न में दिक्कत है और यह विटामिन ए की कमी से हो सकता है। इसे नाइट ब्लाइंडनेस भी कहते हैं। दुनिया भर में कई लोग विटामिन ए की कमी से जूझ रहे हैं, खासकर वो लोग जो बहुत ज़्यादा प्रोसेस्ड फूड, सीरियल्स या रिफाइंड ग्रेन्स खाते हैं। कुछ लोग प्लांट आधारित विटामिन ए यानी कि बीटा कैरोटीन इसकी पूर्ति के लिए लेने की कोशिश करते हैं, लेकिन यह विटामिन ए का एक्टिव फॉर्म नहीं है। शरीर को इसे रेटिनॉल में बदलना पड़ता है, जो हर किसी के लिए आसान नहीं होता। अगर आप सही मात्रा में विटामिन ए खाना चाहते हैं तो आपको रेटिनॉल वाली फूड्स खानी पड़ेंगी, जो ज़्यादातर एनिमल बेस्ड फूड्स में होता है। इन फूड्स में अंडे का पीला भाग आसान और अच्छा सोर्स है। फैटी फिश या कॉड लिवर ऑयल भी विटामिन ए से भरपूर है। डेयरी प्रोडक्ट्स, दूध, मक्खन और पनीर भी नेचुरल रेटिनॉल का अच्छा सोर्स हैं। अगर आपकी बॉडी में विटामिन ए अच्छी तरीके से अब्जॉर्ब नहीं हो रहा है तो इसके भी कई कारण हो सकते हैं, जैसे कि आपका गॉल ब्लैडर का ऑपरेशन हो चुका है, आप फैटी लिवर या और किसी लिवर की बीमारी से प्रभावित हैं, बाइल की कमी है, क्योंकि विटामिन ए एक फैट सॉल्युबल विटामिन है जो सही तरीके से अब्जॉर्ब करने के लिए फैट और बाइल की ज़रूरत पर निर्भर करता है। तो अगर आपको रात में देखने में दिक्कत हो रही है तो आप अपनी डाइट में एग यॉक्स, फैटी फूड शामिल करें और अपनी गॉल ब्लैडर और लिवर हेल्थ का भी ध्यान रखें। नंबर 9 है क्रैक्ड या चैप्ड लिप्स या फटे हुए होंठ। यह भी विटामिन B2 की डेफिशिएंसी की वजह से होता है। लेकिन विटामिन B2 की डेफिशिएंसी होती क्यों है? इसका सबसे बड़ा कारण है रिफाइंड ग्रेन्स कंज्यूम करना। रिफाइंड ग्रेन्स B2 को डिप्लीट करते हैं क्योंकि नेचुरली बी विटामिन स्पेशली B2 ग्रेन्स में होता है, लेकिन जब उनको रिफाइन करते हैं तो विटामिन बी कॉम्प्लेक्स है वो सारा निकल जाता है। विटामिन B2 की कमी को अवॉइड करने के लिए जितने भी प्रोसेस्ड फूड और रिफाइंड ग्रेन्स हैं उनको अपनी डाइट में बिल्कुल बंद कर दें। न्यूट्रिशनल यीस्ट को अपनी डाइट में ऐड करें क्योंकि यह बी विटामिन का एक कंप्लीट सोर्स है, लेकिन ध्यान रखें कि अनफोर्टिफाइड न्यूट्रिशनल यीस्ट को ही अपनी डाइट में ऐड करें। इससे स्किन काफ़ी इंप्रूव हो जाती है और धीरे धीरे लिप्स सॉफ्ट और हेल्दी हो जाते हैं। क्रैक्ड लिप्स में चैपस्टिक्स और लोशंस का क्या रोल है? बहुत लोग चैपस्टिक, लिप गार्ड या लोशन यूज़ करते हैं, लेकिन इसमें ये प्रॉब्लम है कि कुछ घंटे बाद लिप्स और भी ज़्यादा ड्राई हो जाते हैं। ऐसा इसलिए होता है कि लिप बाम्स या लोशन में अल्कोहल या मिनरल ऑयल होता है,
जो लिप्स के नेचुरल मॉइस्चराइज़र या एसेंशियल फैट्स को और कम कर देता है। इस वजह से टेम्परेरी रिलीफ मिलता है, लेकिन लॉन्ग टर्म में लिप्स और भी ज़्यादा ड्राई होने लगते हैं। तो बेस्ट सोल्यूशन ये है कि अंदर से न्यूट्रिशन को इम्प्रूव करें ताकि आपके लिप्स नेचुरली हेल्दी और सॉफ्ट बने रहें। नंबर 10 पर है एंकल्स और पैरों में सोजिश का आ जाना। यह पोटाशियम की कमी की वजह से होता है। जब बॉडी में पोटाशियम लो होता है और सोडियम ज़्यादा तो इम्बैलेंस क्रिएट हो जाता है। रिफाइंड शुगर्स भी पोटाशियम को डिप्लीट करते हैं और सोडियम को रिटेन करते हैं। इस वजह से डायबिटिक्स में स्वेलिंग कॉमन होती है, स्पेशली एंकल्स और फीट में। अगर आप एंकल या फुट पर फिंगर से प्रेस करते हैं और उस पर एक छोटा सा खड्डा बन जाता है तो ये पोटाशियम की सीवियर डेफिशिएंसी का साइन हो सकता है। इसका सलूशन क्या है? हाई पोटाशियम फूड्स लो, जिसमें लीफी ग्रीन्स आती हैं, लेकिन ध्यान रखें कि आपको काफ़ी लार्ज क्वांटिटी में कंज्यूम करना पड़ेगा। इसके लिए आप सैलड या ग्रीन वेजिस का ज़्यादा इंटेक ले सकते हैं। नंबर 2 है साल्ट को बैलेंस रखो। साल्ट लेना गलत नहीं है, लेकिन पोटाशियम का लेवल भी सही होना चाहिए। एक अच्छे इलेक्ट्रोलाइट सॉल्यूशन को कंज्यूम करें जिसमें पोटाशियम अच्छी मात्रा में हो। यह बॉडी के एक्सेस फ्लूइड को बहुत जल्दी पुश आउट करता है और एंकल्स और लेग्स की स्वेलिंग कम हो जाती है। अगर आप अपनी डाइट में पोटाशियम रिच फूड्स को इंक्लूड करेंगे तो आपके पैरों और एंकल्स की सूजिंग धीरे धीरे खत्म हो जाएगी। नंबर 11, अगर आपका बार बार बर्फ़ खाने का मन करता है तो ये आयरन डेफिशिएंसी की निशानी हो सकता है। यह प्रॉब्लम ज़्यादातर बच्चों में या उन लेडीज़ में दिखती है जो मेंस्ट्रुएशन के टाइम पर ब्लड और आयरन को लूज़ करती हैं। इस वजह से एनीमिया डेवलप होता है और बॉडी नेचुरली आइस को क्रेव करने लगती है, लेकिन बर्फ़ में आयरन तो नहीं होता, तो यह क्रेविंग तो पूरी हो जाती है पर आयरन डेफिशिएंसी वैसे की वैसे ही रहती है। बर्फ़ की क्रेविंग को दूर करने के लिए अपनी डाइट में आयरन रिच फूड्स को इंक्लूड करें, जिसमें रेड मीट आयरन का बहुत अच्छा सोर्स है। लिवर और एग्स में भी यह काफ़ी मात्रा में होता है। अगर आप मीट या एग्स नहीं खाते तो आप आयरन का सप्लीमेंट भी ले सकते हैं। नंबर 12 पर है एंजाइना। अगर आपकी चेस्ट में पेन होती है और वो लेफ्ट आर्म की तरफ जाती है तो उसे हम एंजाइना कहते हैं। यह विटामिन ई की डेफिशिएंसी की वजह से भी हो सकता है। लेकिन विटामिन ई की डेफिशिएंसी होती क्यों है? रिफाइंड ग्रेन्स का ज़्यादा कंज्यूम करना इसका सबसे बड़ा कारण है, जैसे कि ब्रेड्स, पास्ता, सीरियल्स, क्रैकर्स एंड बिस्किट्स। जब ग्रेन्स को ब्लीच करने के लिए क्लोरीन यूज़ करते हैं तो सारा विटामिन ई ऑक्सीडाइज हो जाता है और डिस्ट्रॉय हो जाता है। जब प्रोसेस्ड फूड ज़्यादा समय तक पड़े रहते हैं तो विटामिन ई और भी डिग्रेड हो जाता है। इनको कंज्यूम करने से बॉडी में विटामिन ई की डेफिशिएंसी और भी बढ़ जाती है। लेकिन विटामिन ई इतना ज़रूरी क्यों है? विटामिन ई का बहुत इंपॉर्टेंट रोल होता है आर्टरीज के अंदर। अगर विटामिन ई कम होता है तो ऑक्सीडेशन बढ़ता रहता है, जिससे छोटे छोटे क्लॉट्स और कैल्शियम डिपॉजिट होने लगते हैं हमारी ब्लड वेसल्स के अंदर। यह प्रॉब्लम हार्ट के लिए डेंजरस हो सकती है, इसलिए विटामिन ई को मेंटेन करना बहुत ज़रूरी है। इसका सोल्यूशन क्या है? रिफाइंड ग्रेन्स को अवॉइड करो, जो सबसे इंपॉर्टेंट स्टेप है। अगर विटामिन ई का सप्लीमेंट लेना है तो टोकोट्राइनॉल टाइप का लो, ना कि टोकोफेरोल टाइप का। टोकोट्राइनॉल टोकोफेरोल से 50% ज़्यादा इफेक्टिव होते हैं और ये एंजाइना टाइप चेस्ट पेन के लिए बेस्ट होते हैं। अगर आप अपनी डाइट में नेचुरल विटामिन ई बढ़ाएंगे तो आपकी हार्ट हेल्थ इंप्रूव होगी और एंजाइना का रिस्क भी कम हो जाएगा। नंबर 13 पर है लेग क्रैम्प्स या काफ मसल क्रैम्प्स। यह मैग्नीशियम की कमी की वजह से होता है। अब सवाल यह है कि मैग्नीशियम हमें मिलेगा कहाँ से? इसका मेन सोर्स क्लोरोफिल होता है और क्लोरोफिल हमें मिलता है हरी सब्जियों में, जैसे कि पालक, मेथी, सलाद वगैरह में। तो इसी वजह से सैलड खाना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि उसमें अच्छी क्वांटिटी में मैग्नीशियम, पोटाशियम और बाकी ज़रूरी न्यूट्रिएंट्स होते हैं। अगर आपको हल्के क्रैम्प्स होते हैं तो चांस है कि आपकी बॉडी में मैग्नीशियम की कमी है। अगर आप इसे सही मात्रा में लेना शुरू कर देंगे तो क्रैम्प्स दूर हो जाएंगे। हालांकि क्रैम्प्स के और भी कई कारण होते हैं, जैसे पोटाशियम, सोडियम या विटामिन B1 की कमी। यह सभी कमियां हम हरी सब्जियां लेने से दूर कर सकते हैं। नंबर 14, अगर आप बहुत ज़्यादा इरिटेबल रहते हैं, बहुत ज़्यादा सोचते हैं या बहुत जल्दी नर्वस हो जाते हैं और आपको गुस्सा बहुत जल्दी आता है तो यह विटामिन B1 की कमी हो सकती है। इसके लिए अगर आप थोड़ा सा न्यूट्रिशनल यीस्ट ले लें तो आपका मूड इंस्टेंटली बेटर हो जाएगा। आपको अंदर से कामनेस फील होगी और लोग भी आपके साथ रहना ज़्यादा पसंद करेंगे। ख़ास तौर पर रात को सोने से पहले अगर आपका दिमाग ओवर थिंकिंग मोड में चला जाता है, मतलब एक प्रॉब्लम के बाद दूसरी प्रॉब्लम के बाद सोचता रहता है, जिससे आपको नींद नहीं आती,
तो ये न्यूट्रिशनल यीस्ट अपनी डाइट में ले सकते हैं। इसको टैबलेट फॉर्म में भी लिया जा सकता है। ये आपके दिमाग को रिलैक्स करने में बहुत मदद करेगा। अगर आप चाहते हैं कि आपका दिमाग रिलैक्स रहे और आपको अच्छी नींद आए तो विटामिन B1 का ध्यान रखें। नंबर 15 है अस्थमा। ये एक ऐसी कंडीशन है जिसमें लंग्स में इन्फ्लेमेशन होती है, जिसकी वजह से सांस लेने में दिक्कत आती है। विटामिन डी इसमें आपकी काफ़ी हेल्प कर सकता है। अगर बॉडी में विटामिन डी की कमी हो तो लंग्स में इन्फ्लेमेशन बढ़ता है और यह अधिकतर अस्थमैटिक के साथ होता है। अगर आप विटामिन डी की सही मात्रा लें तो इन्फ्लेमेशन कम हो जाएगी और आपका सांस लेना आसान बन जाएगा। इसलिए गर्मियों में जब बच्चे धूप में ज़्यादा वक्त बिताते हैं तो अस्थमा के सिम्टम अपने आप कम हो जाते हैं। इसके साथ ही अस्थमा को कंट्रोल करने के लिए कुछ ब्रीदिंग टेक्निक्स भी होती हैं, उनको भी आप फॉलो कर सकते हैं। नंबर 16 है लॉस ऑफ आउटर आईब्रोज। यह थायराइड की प्रॉब्लम या आयोडीन डेफिशिएंसी की निशानी हो सकती है। थायराइड हार्मोन्स बनाने के लिए आयोडीन बहुत जरूरी होती है। T4 एक इनएक्टिव थायराइड हार्मोन होता है और T3 इसकी एक्टिव फॉर्म होती है। जब बॉडी T4 से एक आयोडीन मॉलिक्यूल को हटा देती है तो वो T3 में बदल जाता है। अगर बॉडी में T3 या T4 की कमी हो तो आउटर आईब्रोज पतले होने लगते हैं या गायब भी हो सकते हैं। अगर आपकी आउटर आईब्रोज कम हो रही हैं तो आयोडीन लेना बहुत फायदेमंद रहेगा। इसके लिए आप अपनी डाइट में आयोडाइज नमक इंक्लूड कर सकते हैं, जिससे आपके थायराइड हार्मोन बैलेंस में रहेंगे और आउटर आईब्रोज वापस ग्रो करेंगे। नंबर 17 टाइटनेस इन राइट ट्रैप एरिया, यानी कि कंधे और गर्दन के बीच के हिस्से में टाइटनेस महसूस होना। यह दिक्कत गॉल ब्लैडर की प्रॉब्लम से एसोसिएटेड हो सकती है। गॉल ब्लैडर सही से काम करने के लिए बाइल साल्ट्स पर निर्भर है। अगर बाइल साल्ट्स की कमी हो जाती है तो गॉल ब्लैडर इरिटेबल हो जाता है और रिब केज के राइट साइड में नीचे की तरफ इरिटेशन होने लगती है। वहां से एक नर्व, जिसे फ्रेनिक नर्व कहते हैं, वो सीधा राइट साइड तक जाती है, जिसकी वजह से राइट ट्रैप एरिया में टाइटनेस महसूस होने लगती है। प्यूरिफाइड बाइल साल्ट लेने से बाइल पतला हो जाता है और ड्रेनेज ठीक होने लगती है। जैसे ही बाइल फ्लो बेहतर होता है, राइट ट्रैप एरिया का टाइटनेस कम हो जाता है और आपको आराम महसूस होता है। नंबर 18 अगर आपको नाइटमेयर्स या बहुत ज़्यादा डरावने सपने आते हैं तो यह विटामिन B1 या थायमिन की कमी की वजह से हो सकता है। हमारे दिमाग में एक छोटा सा हिस्सा होता है जिसे हम अमिगडला कहते हैं, जो फियर या डर और इमोशंस को रेगुलेट करता है। नाइटमेयर भी फियर से जुड़े होते हैं। अमिगडला का काम एड्रिनल ग्लैंड जैसा होता है, जो बॉडी से स्ट्रेस रिस्पॉन्स को कंट्रोल करता है। अमिगडला में विटामिन B1 रिसेप्टर्स होते हैं। अगर इसलिए आपको विटामिन B1 सही मात्रा में मिल रहा है तो दिमाग रिलैक्स रहता है और नाइटमेयर्स की कमी हो जाती है। तो इसके लिए अगर आपको या आपके बच्चों को बहुत बुरे सपने आते हैं तो उन्हें थोड़ा न्यूट्रिशनल यीस्ट दे के देख सकते हैं, जो कि विटामिन B1 से भरपूर होता है। लेकिन सवाल ये है कि विटामिन B1 की कमी होती क्यों है? इसका भी वही सेम कारण है, रिफाइंड कार्बोहाइड्रेट्स, शुगर एक्सेस मात्रा में लेना। यह चीज़ें बॉडी से विटामिन B1 को ख़त्म कर देती हैं, जिसकी वजह से नाइटमेयर जैसी समस्याएं होती हैं। तो विटामिन B1 की कमी को पूरा करने के लिए अपनी डाइट में न्यूट्रिशनल यीस्ट को ऐड करें और रिफाइंड कार्बोहाइड्रेट्स और शुगर को बिल्कुल अवॉइड करें। अगर आपको भी बार बार सॉल्टी चिप्स खाने की क्रेविंग होती है तो हो सकता है आपकी बॉडी में सोडियम की कमी हो। अगर आपकी बॉडी में सोडियम कम हो जाता है तो दिमाग ऑटोमेटिकली ज़्यादा नमक मांगता है। ख़ास तौर पर अगर आप बहुत ज़्यादा एक्सरसाइज करते हैं और पसीना निकलता है तो सोडियम की ज़रूरत भी बढ़ जाती है। सॉल्ट की कमी का सबसे कॉमन साइन ये होता है कि आपका नमकीन चीज़ें खाने का बहुत मन करता है। अगर आपका भी रात के समय में चिप्स या और कोई सॉल्टी स्नैक्स खाने को बहुत मन करता है तो आप अपनी डाइट में सी सॉल्ट यानी कि समुद्री नमक की क्वांटिटी बढ़ाएं। अपने खाने में आप सी सॉल्ट ऐड कर सकते हैं जहां इसे पानी में मिलाकर पी सकते हैं। इससे आपकी सॉल्टी चीज़ें खाने की क्रेविंग कम हो जाएगी। नंबर 20 अगर आपको लो बैक पेन या स्टिफनेस हो रही है, खासकर सर्दियों में, तो यह विटामिन डी की कमी की वजह से हो सकता है। इसका सबसे आसान सोल्यूशन है अच्छी मात्रा में विटामिन डी लेना। आप सप्लीमेंट ले सकते हैं या फिर बॉडी को खुद विटामिन डी बनाने में मदद कर सकते हैं। विटामिन डी इन्फ्लेमेशन को जल्दी कम करने में मदद करता है, खासकर लोअर बैक पेन के लिए। इसके लिए रोज कम से कम 10,000 इंटरनेशनल यूनिट विटामिन डी लेना फायदेमंद रहेगा। विटामिन डी को रात में सोने से पहले या खाने के साथ लेना सबसे अच्छा होता है। रात में लेने से नींद अच्छी आती है, खाने के साथ लेने से इसकी अब्जॉर्प्शन अच्छी होती है। तो सही मात्रा में विटामिन डी लें और लोअर बैक पेन से राहत पाएं। नंबर 21 अगर आपको या किसी और को मिट्टी खाने की क्रेविंग होती है तो हो सकता है आपकी बॉडी में आयरन की कमी हो। छोटे बच्चे या महिलाएं जो मेंस्ट्रुएट कर रही होती हैं उनका मिट्टी खाने का मन करने लगता है।
यह बॉडी का एक तरीका है आयरन की कमी को पूरा करने की कोशिश करने का। यह सिर्फ इंसानों तक सीमित नहीं है, अगर आपका पेट जैसे कि डॉग भी मिट्टी खाने लगे तो हो सकता है उसे भी आयरन की ज़रूरत हो। इस क्रेविंग को दूर करने के लिए आप आयरन के अच्छे सोर्सेज जैसे कि रेड मीट, स्पिनच या लिवर को भी ले सकते हैं। तो अगर आपके या आपके आसपास किसी को मिट्टी खाने की क्रेविंग हो तो समझ जाएं कि बॉडी आयरन मांग रही है और इसे सही डाइट से पूरा करें। नंबर 22 है इरेक्टाइल डिसफंक्शन। अगर किसी को इरेक्शंस में प्रॉब्लम आ रही है तो उसकी बॉडी में टेस्टोस्टेरोन की कमी है, और टेस्टोस्टेरोन कम होने का सबसे कॉमन कारण है जिंक की कमी। जिंक टेस्टोस्टेरोन को नेचुरली बूस्ट करने में मदद करता है और सही मात्रा में लेने से इरेक्टाइल डिसफंक्शन जैसी समस्याएं इंप्रूव हो जाती हैं। अगर आप इस इशू को नेचुरली ठीक करना चाहते हैं तो अपनी डाइट में जिंक रिच फूड को शामिल करें या फिर अच्छा जिंक सप्लीमेंट लें। इससे ना सिर्फ टेस्टोस्टेरोन लेवल बेहतर होगा बल्कि आपकी ओवरऑल हेल्थ भी इंप्रूव होगी। लास्ट बट नॉट द लीस्ट, नंबर 23 है डिप्रेशन। डिप्रेशन होना विटामिन डी की कमी का संकेत हो सकता है। विटामिन डी सेरोटोनिन जो एक न्यूरोट्रांसमीटर है उसको बूस्ट करता है, जो कि मूड को स्टेबल रखने के लिए इम्पोर्टेंट है। तो अगर आपको या आपके किसी जानने वाले को डिप्रेशन फील हो रहा है तो उन्हें थोड़ा विटामिन डी सप्लीमेंट जरूर देके देखें। आप देखेंगे कि उनका मूड काफ़ी जल्दी बेहतर होने लगेगा। इसके अलावा एक और चीज़ डिप्रेशन में हेल्प कर सकती है वो है इंटरमिटेंट फास्टिंग। इंटरमिटेंट फास्टिंग आपके मूड को एलिवेट करती है और माइंड को क्लियर रखने में हेल्प करती है। तो अगर आप डिप्रेशन से लड़ना चाहते हैं तो विटामिन डी सही मात्रा में लें और साथ में इंटरमिटेंट फास्टिंग ट्राई करें, फ़र्क जरूर महसूस होगा। दोस्तों, अगर आपको ये वीडियो अच्छा और इन्फॉर्मेटिव लगा है तो अपने फ्रेंड्स और फैमिली मेम्बर्स के साथ शेयर करें और उनको भी न्यूट्रिशनल डेफिशिएंसीज के बारे अवेयर करें। अगर आप ऐसे ही और हेल्थ रिलेटेड वीडियोस देखना चाहते हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।